हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम ठीक होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है लोकसभा। अनुच्छेद 81 में हमें देखने को मिलता है। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने राज्यसभा के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जो अनुच्छेद 80 में हमें देखने को मिलता है। तो आज का हमारा विषय है लोकसभा अनुच्छेद 81। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी आपसे गुजारिश है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखते रहिए नीरज क्लासेस। शुरू करते हैं आज का विषय लोकसभा अनुच्छेद 81। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा अनुच्छेद 81। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा में किन किन विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे राज्यसभा में हमने डिटेल वाइज, टॉपिक वाइज सब पे डिटेल से चर्चा की थी, उसी प्रकार से देखते हैं लोकसभा में किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखते हैं संख्या। लोकसभा की उसी प्रकार से अधिकतम संख्या क्या होती है और मिनिमम संख्या वर्तमान में कितनी संख्या है। ठीक है। दूसरी बार हम देखेंगे इसके अन्य क्या क्या नाम है। जो लोकसभा है उसको किन किन अन्य नामों से जाना जाता है, हम लिख देते हैं उपनाम। ठीक है। तीसरे बार हम चर्चा करेंगे लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है, इसके जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। निर्वाचन किस प्रकार होता है और निर्वाचन की विधियां, कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे दोस्तों इनकी योग्यता क्या होती है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है, योग्यता। 5 नंबर पर हम देखेंगे इनका कार्यकाल कितने समय का होता है। ठीक है। और दोस्तों 6 नंबर पर देखेंगे इनका पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं। पीठासीन अधिकारी, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं। और दोस्तों 7वें नंबर पर देखेंगे और अंत में देखेंगे संसद को लेकर लोकसभा के पास क्या क्या विशेष अधिकार हैं, यानी लोकसभा के विशेष अधिकार। ठीक है। तो ये 7 टॉपिक हैं, इन पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। पहला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम बार बार एक चार्ट बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये सरकार है। सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। बार बार हम इस चीज को रिपीट करते हैं ताकि दिमाग में हमारा जो फोकस है बन जाए। एक होता है विधायिका, बार बार इसको देखते हैं। कार्यपालिका, आप भली बात ही जानते होंगे। और तीसरा न्यायपालिका। ये 3 चीजों से मिलकर सरकार बनती है। ये केंद्र सरकार की बात है। तो विधायिका का क्या काम होता है, अब बहुत अच्छे से जानते हैं। विधायिका या फिर इसको संसद भी कह सकते हैं। ठीक है। विधायिका या फिर संसद भी कह सकते हैं। इसका जो काम होता है वो होता है कानून का निर्माण करना। हम लिख सकते हैं कानून निर्माण। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, आप अच्छे से जानते हैं। कानून को लागू करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का। और न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, न्यायपालिका का काम होता है न्याय निर्णय करने का। न्याय निर्णय काम किसका होता है, न्यायपालिका का। दोस्तों विधायिका या फिर संसद का अगर बात करें तो इसके भी अपने 3 पिलर होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। लोकसभा पर आज हम विस्तार से चर्चा कर ही रहे हैं, जो अनुच्छेद 81 में हमें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 80 में है। तो आज हम लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। दोस्तों आप जानते हैं जो हमारी संसद है वो द्विसदनात्मक प्रणाली है। संसद क्या है, हमारी जो संसद है द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब होता है कि हमारी संसद में 2 सदन होंगे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और ये कहां से आया है, इसकी अगर बात करें तो ये आया है अधिनियम 1919 के अधिनियम से। ठीक है। 1919 का जो अधिनियम हमारे यहाँ आया था उसी के हिसाब से हमारे यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। 2 सदन की व्यवस्था है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था संसद का। तो आगे देख लेते हैं। देख लेते हैं एक बार लोकसभा को किन किन अन्य नामों से भी जाना जाता है, या फिर हम देख लेते हैं उपनाम। दोस्तों देखते हैं लोकसभा के अन्य नाम क्या क्या हैं। लोकसभा को आप जानते हैं निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। निम्न सदन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है। जनता का सदन इसको कहा जाता है, लोकप्रिय सदन इसको कहा जाता है, निम्न सदन इसको कहा जाता है। और इसको जो और भी महत्वपूर्ण है, यह एक अस्थायी सदन है।
इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और अंग्रेजी की बात करें तो हाउस ऑफ पीपल इसको कहा जाता है। ये इसके जो लोकसभा है, ये जो लोकसभा है इसके अन्य नाम हैं। देखो, निम्न सदन इसको कहा जाता है। राज्यसभा की बात करें तो उसको उच्च सदन कहा जाता है। ये जनता का सदन है। अगर राज्यसभा की बात करें तो विशेषज्ञों का सदन था, ठीक है। ये लोकप्रिय सदन है और ये अस्थायी सदन है, ठीक है। और राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। ये अस्थायी है क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है, इसका समय से पहले विघटन हो जाता है। और अंग्रेजी की बात करें तो हाउस ऑफ पीपल इसे कहा जाता है। तो ये जो लोकसभा है उनके अन्य नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं एक बार सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या की बात ऐसी करेंगे जैसे हमने राज्यसभा में की थी, अधिकतम कितनी है और वर्तमान में कितनी है, ठीक है। तो 2 पॉइंट बनाएंगे, अधिकतम और वर्तमान। दोस्तों अधिकतम की बात करें तो लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 है, आप शायद जानते होंगे, ठीक है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 545 सीट है, ठीक है। तो देखो, जो 552 सीट हैं और वर्तमान में बात करें तो 545 सीट है। ये जो 552 सीट हैं इसको भी डिवाइड कर देते हैं। इसमें से 550 सीटों पर निर्वाचन होता है, ठीक है। जनता के द्वारा निर्वाचन जो होता है वो 550 सीटों पर होता है। और बची 2 सीटें, 2 सीटों पर क्या होता है, 2 सीटों पर राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार से 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। तो 2 क्या होते हैं, ये मनोनीत होते हैं, ठीक है। मनोनीत कौन होता है, ये होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, एंग्लो इंडियन उन अंग्रेज को कहते हैं जो इस समय भारतीय हैं, या वो अंग्रेज जो आज के समय में भारतीय हो गए हैं। तो मनोनीत होते हैं 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा। कौन होते हैं, ये एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा होगा आपके। तो 2 सदस्य लोकसभा में, 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में ऐसे कितने सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, ऐसे सदस्य 12 होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 550 सीटें, यानी 550 सीटों पर क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो इसे भी देख लेते हैं एक बार टुकड़ों में। 550 सीटों में से 530 सीटें राज्यों के द्वारा, जो 530 सीटें होती हैं राज्यों के द्वारा निर्वाचित होती हैं, यानी सभी राज्यों के द्वारा, राज्यों द्वारा। और बची 20 सीटें ये होते हैं केंद्र शासित के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। इस प्रकार से हमारी 552 सीटों को निर्धारित किया गया है, ठीक है। 552 मैक्सिमम सीटें हैं, जिसमें से 550 सीटों पर निर्वाचन होता है और 2 सीटें सीधे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होती हैं। 550 में से 530 सीटें सभी राज्यों के द्वारा और जो 20 सीट है वो केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। अब देखते हैं वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में 545 सीटें दोस्तों। तो 545 सीटों में ये 530 सीटें सभी राज्यों के द्वारा, सभी राज्यों के द्वारा 500 सीटें। भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों से 530 जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सेलेक्ट होकर आते हैं। इसमें अगर बात करें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा सीट की अगर पूछी जाए एग्जाम में कि सबसे ज्यादा सीट किस लोकसभा क्षेत्र में है या किस लोकसभा राज्य में है, तो सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में अकेले में 80 सीटें हैं। और सबसे कम की बात करें तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, इनमें 1-1 सीट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मैक्सिमम सीट की बात करें तो 80 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम की बात करें तो नागालैंड में 1 सीट है, सिक्किम में 1 सीट है और मिजोरम में 1 सीट है। यानी इस प्रकार से सभी राज्यों से 530 सदस्यों का सिलेक्शन होकर आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये जो 20 सीट हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, यहाँ पर 20 सीटों पर निर्वाचन नहीं हो पाता है, मात्र 13 सीटों पर, 13 सीटों पर केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं। 13 सीटों केंद्र शासित प्रदेश, हाँ 7 सीटें खाली रह जाती हैं, ठीक है। तो 530 सीटें राज्यों के द्वारा, 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा और 2 सीटें एंग्लो इंडियन, ठीक है। इस तरह से टोटल सीटें 545 हो जाती हैं। तो एक बार देख लो, मैक्सिमम सीटें 552 और वर्तमान सदस्य कितने हैं 545। 545 में से 530 सीटें राज्यों के द्वारा और 13 सीटें, 7 सीटें खाली रह जाती है केंद्र शासित प्रदेशों की, ठीक है। और इसमें भी बात करें तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो दिल्ली में है, दिल्ली में 7 सीटें हैं, लोकसभा की दिल्ली में 7 सीटें हैं, 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर नोट करने वाली है
मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 500 सीटें थीं, लोकसभा की 500 सीटें थीं। ठीक है, मूल संविधान में 500 सीटें थीं। तो उसके बाद एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, उसके हिसाब से अगर मैं यहां लिखूं 31वां संविधान संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था 31वां संविधान संशोधन 1973 में। अन्य बातों के साथ साथ इसमें क्या किया गया, अन्य बातों के साथ साथ इसमें जो राज्यों की 500 सीटें थी, 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। ठीक है, 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई और केंद्र शासित प्रदेशों की सीट 25 से घटाकर, देखो ये प्लस कर दी गई और ये माइनस कर दी गई, 25 से घटाकर इनको 20 कर दिया गया, जो वर्तमान में 20 है। लेकिन वर्तमान में 20 हैं, लेकिन सीटों पर जो निर्वाचन होता है वो मात्र 13 सीटों पर हो पाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। मूल संविधान में 500 सीटें थी और 31वां संविधान संशोधन 1973 में अन्य बातों के साथ साथ, उसमें बहुत सारे संशोधन थे, अन्य बातों के साथ साथ 1973 में 500 सीटें जो राज्यों की थी वो 525 कर दी गई और जो केंद्र शासित प्रदेशों की 25 सीट थी उन्हें घटाकर 20 कर देगा। तो दोस्तों ये था जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी संख्या के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं। दोस्तों अब देखते हैं कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल देख लेते हैं। लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का 6 वर्ष था, लोकसभा का 5 वर्ष है। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, यह बहुमत खो देने पर भंग हो जाती है। बहुमत खो देने पर भंग हो जाती है। ठीक है, वैसे फिक्स है 5 साल का, लेकिन यदि 5 साल से पूर्व इसका बहुमत जो है वो खो जाता है तो इसको विघटन या फिर इसको भंग किया जा सकता है। इसके संबंध में अनुच्छेद 85 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 85 दोस्तों, अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को भंग या फिर उसका विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 85 में हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 85 के हिसाब से हम कहें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को भंग या विघटन कर सकते हैं। ठीक है, कहां देखने को मिलता है? अनुच्छेद 85 में। दोस्तों इसके संबंध में एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 352 दोस्तों, हमारे यहाँ 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था है, तो उसी में जो हमारा अनुच्छेद 352 है वो है राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात में क्या होगा, यदि राष्ट्रीय इमरजेंसी लगी हुई है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, जा सकता है। चलो ठीक है, तो इमरजेंसी में कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 85 में। हमारे यहाँ 2 महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, आप भी जानते हैं। एक तो 42वां और एक 44वां। 42वां संविधान संशोधन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इतना महत्वपूर्ण है कि इसको मिनी संविधान कहा जाता है। इसमें बहुत सारी बातों को संशोधित किया गया था संविधान के। 42वां संविधान संशोधन और एक था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन में कहा गया, अन्य बातों के साथ साथ कहा गया कि जो लोकसभा है उसका कार्यकाल
5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया। और उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो उसी के बाद 2 साल बाद 42वें के बाद 44वें संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो भी ध्यान रखना 42वें संविधान संशोधन के हिसाब से जो लोकसभा का कार्यकाल था 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया था, और जो 44वां संविधान संशोधन था उसके हिसाब से 6 को फिर वापस 5 कर दिया गया था। तो दोस्तों ये था, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी बहुमत खो देने पर भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति को पावर है उसको भंग करने की, प्रधानमंत्री जी के कहने पर। ठीक है, तो ये कार्यकाल के विषय में था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि इनका निर्वाचन किस प्रकार होता है और कौन सी मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखते हैं निर्वाचन। दोस्तों मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, निर्वाचन की अगर बात करें तो निर्वाचन 2 तरह से होता है। एक प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। देखो, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन वह निर्वाचन है जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जिसको वोट करती है वही जीत जाता है। ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता वोट नहीं करती, जनता सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करती, जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो वोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें अंतर होता है। तो लोकसभा की बात करें तो इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन मतदान का प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अप्रत्यक्ष। ठीक है, और मतदान प्रणाली की बात करें दोस्तों तो मतदान प्रणाली, सार्वभौमिक मतदान प्रणाली, सबको वोट करने का जो अधिकार है, सार्वभौम या वयस्क का मताधिकार, इनका प्रयोग किया जाता है। जो भी 18 साल प्लस हैं या 18 प्लस हैं वो सब वोट करते हैं, तो उसके द्वारा सीधा वोट किया जाता है, सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। तो वही प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। निर्वाचन कौन सा होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता सीधा वोट करेगी अपने प्रतिनिधि के लिए, और सार्वभौमिक मताधिकार या वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा निर्वाचन के। दोस्तों इसी के साथ साथ देख लेते हैं इसमें इनकी योग्यता क्या है। योग्यता के 4 महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे राज्यसभा में हमने देखे थे, इसमें भी देख लेते हैं। इसकी बात करें तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। भारत का नागरिक, ये तो कॉमन है। ठीक है, नंबर 2 पे बात करें तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 25 वर्ष की आयु। पच्चीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। ठीक है, तीसरा और महत्वपूर्ण भी है, किसी भी सरकारी पद पर ना हो या फिर किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, 4th नंबर पे देखते हैं, वही जो उसमें था राज्यसभा में, पागल या फिर दिवालिया न हो। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। उम्र वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है सभी को, हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी। जैसे दोस्तों आपको पता है ये संसद है। ठीक है, ये संसद है और संसद में 3 चीजें से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और हमारा लोकसभा। दोस्तों आप जानते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज 35 वर्ष होती है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 30 वर्ष होती है, और लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 वर्ष होते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, यदि आपको याद है तो 5-5 घटा के 5-5 बढ़ा के आप इसको याद रख सकते हैं। ये बात है लोकसभा की, तो 25 वर्ष, राज्यसभा पूछे तो 30 वर्ष और राष्ट्रपति पूछे तो 35 वर्ष, 5-5 बढ़ा के आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये थी योग्यता और निर्वाचन। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं संसद को लेकर लोकसभा के पास कौन कौन से विशेष अधिकार हैं। लोकसभा के पास संसद को लेकर कौन कौन से विशेष अधिकार हैं। विशेष अधिकार, विशेष अधिकार दोस्तों, सबसे पहले की बात करें तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। सबसे पहला चल मेरा धन विधेयक हमेशा लोकसभा में, हम याद रखेंगे धन विधेयक हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा की बात करें तो धन विधेयक को लेकर राज्यसभा के पास ना के बराबर पावर है, क्योंकि जो धन विधेयक है ये यहाँ से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, लेकिन राज्यसभा उसमें संशोधित नहीं कर सकती। मैक्सिमम अपने पास 14 दिन तक रख सकती है। यदि 14 दिन में भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो स्वतः उसको पास मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक सही ये इनके पास अधिकार है। दूसरी बात करें तो अरे यार चल जाओ, जो अविश्वास प्रस्ताव होता है,
अविश्वास प्रस्ताव ये हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। और किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा, विपक्ष द्वारा। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा सत्तारूढ़ सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक है, उसका मतलब विश्वास प्राप्त करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है, विपक्ष में कितने सदस्य? 50 सदस्य। 50 सदस्यों के क्या होने चाहिए? उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किस में लाया जाएगा? लोकसभा में। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। विपक्ष के कितने सदस्य होने चाहिए? कितने सदस्यों के सिग्नेचर उस पर होने चाहिए? 50 सदस्यों के। ठीक है दोस्तों, तो ये था विशेष अधिकार। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं। हाँ दोस्तों, देखते हैं पीठासीन अधिकारी। दोस्तों इसके 2 पीठासीन अधिकारी होते हैं। सबसे पहले बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, और दूसरे की बात करें तो उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष। देखो लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं? लोकसभा में जितने सदस्यों को जो चयन होता है उसमें जो वरिष्ठ होते हैं उन्हीं को लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है। वरिष्ठ मतलब उम्र से मतलब नहीं होता, वरिष्ठ से मतलब होता है कि जो ज्यादा बार लोकसभा में चयनित होकर आए हों। ठीक है, ये जो जिस पक्ष की सरकार होती है मोस्टली उसी के होते हैं। ठीक है, और होता क्या है, एक तदर्थ कमेटी बनाई जाती है, उसके द्वारा निर्वाचन किया जाता है, उसी के द्वारा लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है, और जो सेकंड नंबर पर होते हैं उसको उपाध्यक्ष बना देते हैं। ठीक है, अब बात आती है त्यागपत्र की। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, और जो लोकसभा उपाध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, तो इनका रोल ये होता है जब ये अवकाश पर होते हैं तो उस समय की कार्रवाई ये करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके पास विशेष अधिकार क्या है, इनके पास पावर क्या है। ठीक है, शक्ति। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। यानी इनके पास पहली पावर यह है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कौन डिसाइड करते हैं? अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी शक्ति क्या है? दूसरी पावर की अगर मैं बात करूं, इनकी दूसरी पावर की बात करें तो दूसरी पावर इनके पास है, संसद का जब भी संयुक्त सत्र चलेगा, लोकसभा और राज्यसभा का जब भी कंबाइंड सत्र चलेगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं लिख देता हूं, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखने वाली है। संसद का जब भी संयुक्त सत्र होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी है और आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।